नमस्कार। पिछली कक्षाओं में हमने संधि के बारे में पढ़ा। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। पिछली कक्षा में हमने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा था। दो समान स्वरों के मेल से जहाँ दीर्घ स्वर बनता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं, जिसके उदाहरण हैं हिमालय, देवालय, तथास्तु, गिरीश इत्यादि। आज हम गुण संधि पढ़ने से पहले संधि छेद या संधि विच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार संधि का ज्ञान होना जरूरी है, उतना ही जरूरी है संधि विच्छेद का ज्ञान होना। संधि विच्छेद होता क्या है? जिस प्रकार दो वर्णों को मिलाने को संधि कहते हैं, उसी प्रकार दो वर्णों को अलग अलग करके दो पदों या दो शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। नियम जानने के बाद संधि करना तो आसान हो जाता है, लेकिन संधि विच्छेद करना थोड़ा कठिन पड़ता है। क्यों? आइए यहाँ समझते हैं। पहला उदाहरण मैं लेती हूँ विद्यालय। हमें विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद करना है। हमारे पास इसके लिए मान लो 4 ऑप्शन हैं: विद्या प्लस लय, दूसरा ऑप्शन है विद्या प्लस अलय, तीसरा ऑप्शन है विद्य प्लस आलय और चौथा ऑप्शन है विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय। अब हम इनको एक एक को चेक करेंगे कि कौन सा राइट उत्तर है हमारे पास। सबसे पहले हम लेते हैं विद्या प्लस लय को। ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा दीर्घ संधि वहाँ होती है जहाँ दोनों तरफ समान स्वर हो। विद्या में आ है, लेकिन इधर कोई स्वर नहीं है। जब स्वर ही नहीं है तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इसलिए ये हमारा उत्तर है गलत। अब हम आते हैं दूसरे ऑप्शन पर। विद्या आ है, सामने अलय का अ है। आ और अ मिलकर बने आ, यानी बन गया विद्यालय। लेकिन फिर भी ये हमारा ऑप्शन गलत है। क्यों? अभी बताऊंगी। तीसरा है विद्य प्लस आलय। विद्य में अ और आलय में आ, दोनों मिलकर बने आ और बन गया विद्यालय। लेकिन यहाँ ये ऑप्शन भी गलत है। चौथा ऑप्शन है विद्या आलय। आ दोनों मिलकर बने विद्यालय। राइट आंसर है विद्या प्लस आलय। क्यों? क्योंकि हमें देखना है कि विद्यालय, विद्या आलय, विद्या का घर, विद्या का आलय। तो विद्या यहाँ ठीक था, लेकिन अलय कुछ नहीं होता, मीनिंगफुल होना चाहिए, वो शब्द सार्थक होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। यहाँ आलय ठीक था, लेकिन विद्या नहीं है, यहाँ विद्य है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। सही ऑप्शन में विद्या भी है और आलय भी है। MCQ क्वेश्चंस जितने आसान लगते हैं देखने में, उनको हल करना थोड़ा कठिन होता है। अभ्यास से ही हम कर सकते हैं। जल्दबाजी में इनका उत्तर हमें कभी नहीं देना है। अच्छी तरह से सभी ऑप्शंस को देखकर फिर ठीक करना है। अभी एक और उदाहरण लेते हैं हमने लिया हरिच्छा। इसके फिर 4 ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास। पहला ऑप्शन हो सकता है हरि प्लस इच्छा। दूसरा ऑप्शन हो सकता है
हरी छा। तीसरा ऑप्शन हो सकता है हरी इच्छा। चौथा ऑप्शन हो सकता है हरी इच्छा। फिर हम एक एक को इसको चेक करेंगे कि कौन सा राइट आंसर है हमारा। हरी, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस शब्द का अर्थ क्या है। हरी इच्छा, भगवान की इच्छा। तो हरि में कौन सी मात्रा आनी चाहिए? क्या हरि में छोटी ई होनी चाहिए या दीर्घ ही ई होनी चाहिए? हरि ईश्वर छोटी, हरी ग्रीन कलर की, तो इसलिए जहाँ हरी छोटी ई मात्रा है वो वाला उत्तर की संभावना ज़्यादा है। हरी मगर इच्छा, इच्छा नहीं इच्छा, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। हरी ठीक है लेकिन इच्छा बन गया, ये इच्छा नहीं है। हरी छा बिल्कुल गलत, क्योंकि सामने स्वर ही नहीं है। हरी ठीक है, इच्छा भी ठीक है, तो राइट ऑप्शन ये है हरी इच्छा। ह्रस्वी ह्रस्व ई दोनों को मिलाकर बनी दीर्घ ई, तो बन गई दीर्घ संधि का उदाहरण है ये। हरी ग्रीन कलर की इच्छा बिल्कुल गलत, तो बाकी तीन हमारे गलत थे, ये उत्तर हमारा बिल्कुल सही है। एक और उदाहरण लेते हैं। मैंने लिया साधुक्ति। इसके फिर से हम चार ऑप्शन देखेंगे। साधु प्लस क्ति, दूसरा ऑप्शन हमने लिया साधु प्लस उक्ति, तीसरा ऑप्शन हो सकता है साधु प्लस उक्ति, और चौथा ऑप्शन हो सकता है साधु प्लस उक्ति। नियमानुसार यहाँ तीन ठीक हो सकते हैं सिवाय इसके, क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। ऊ है, ऊ के सामने कोई स्वर नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। साधु, साधु में छोटा ऊ लगता है, उक्ति में छोटा ऊ। साधु की उक्ति, साधु का वचन कहलाता है साधुक्ति। छोटा ऊ ह्रस्व ह्रस्व मिलकर दीर्घ ऊ साधुक्ति, तो इसलिए राइट आंसर हुआ हमारा ये। साधु प्लस साधु ठीक है, लेकिन उक्ति कर दिया, बड़ा ऊ कर दिया, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। यहाँ दोनों ही गलत हैं, दोनों में ह्रस्व ऊ आएगा। ये तो मैंने समझाया आप लोगों को किस तरह से हमें इसको संधि विच्छेद को करना है, सीखना है। अब प्रश्न उठता है कि ये संधि विच्छेद सीखने की जरूरत क्या है? हिंदी के विद्यार्थियों को थोड़े से अभ्यास से ही निर्वाह हो सकता है, लेकिन संस्कृत के विद्यार्थियों को संधि विच्छेद सीखना उतना ही जरूरी है जितना संधि सीखना, क्योंकि गद्य और पद्य हमें तभी समझ में आएंगे जब हम उन वर्णों का विच्छेद करके पदों को अलग अलग करके पढ़ने में समर्थ होंगे। क्योंकि कई बार 3-3, 4-4 शब्दों का भी एक शब्द संधि करके बना दिया जाता है। जैसे मैं एक वाक्य के द्वारा आप लोगों को समझा रही हूँ। माना मैंने लिखा अत्र एका नार्या गच्छति। सा अत्रैव आगमिष्यति। इस वाक्य को यदि हम बिना संधि विच्छेद करे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत कम अर्थ समझ में आएगा। अत्र यहाँ एका एक, नार्या गच्छति, गच्छति में जा रही है, नार्या नहीं समझ में आ रहा हमें क्या है। लेकिन यदि हम संधि ज्ञान रखते हैं, संधि विच्छेद करना जानते हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे नारी आगच्छति।
यहाँ एक नारी, एक महिला आ रही है, सा वह, अत्र एव यहाँ ही, अत्र एव यहीं आएगी। जितने भी श्लोक हैं, जितना भी गद्य है, उन सबको पढ़ने के लिए, उसके शुद्ध उच्चारण के लिए, उसका अर्थ समझने के लिए संधि विच्छेद का ज्ञान बहुत जरूरी है, जो अभ्यास से ही आएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें पढ़िए और इस ज्ञान को प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे।